हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो है 15 मार्क्स का ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर हम जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के हिसाब से बात करेंगे तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आज हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक में से कम 3 से 4 नंबर जो है इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो ये आज की वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी हो सकता है इसी वीडियो में से आपको 2-3 मार्क्स की जो है लीड मिल जाए। तो यहाँ पर पहले ही देखते हैं हम फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड तो आप सबको पता ही होगा कि फ्लूइड क्या होता है। तो हम फॉर्मेलिटी के लिए ये सारे जो है पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है फ्लूइड और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वगैरह। तो पहले ही आपको फ्लूइड पता होना चाहिए। फ्लूइड जो है, फ्लूइड हम लिक्विड को नहीं कहते, ये पहली पहली बात आपको क्लियर रखनी है। फ्लूइड जो है सिर्फ लिक्विड को ही नहीं कहते। अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ही हम नहीं कहते हैं। फ्लूइड में आ जाता है लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाते हैं। फ्लूइड वो चीज़ होती है जिसको थोड़ा भी शेयर स्ट्रेस अगर लग जाए तो वो फ्लो करने लगता है। तो इसमें लिक्विड भी आता है और गैस भी आ जाता है, मतलब कि वो थोड़े भी शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। एनी सब्सटेंस ऑफ द गैसियस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर अप्लाइड शेयर स्ट्रेस। मतलब कि अगर हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा, मतलब कि फ्लो होता रहेगा। फ्लूइड्स डज नॉट पोजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्लूइड जो होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब कि अगर हम फ्लूइड को खींचेंगे तो वो उसकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, वो सीधा टूट जाएगा। तो फ्लूइड हैव द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली व्हेन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो फ्लूइड जो है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे, जब हम एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे फिर हम ऊपर से इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाएगा। लेकिन अगर हम एक खुले में ऐसे फ्लूइड रखेंगे तो यहाँ पर इसको फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा बिखर जाएगा। तो इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती ही नहीं है, पहली बात आपको याद रखनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब होती है तो उस केस में होती है जब फ्लूइड हम जो है क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे, तो उस वक्त जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हमें एक चीज़ याद रखनी है, सॉलिड्स में हम क्या करते थे, सॉलिड्स में हमने जो है पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना स्ट्रेस हम लगाएंगे उतना जो है बॉडी में स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होती है वो स्ट्रेन होती है। मतलब जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन आ जाएगा बॉडी में। तो ये किस केस में हम पढ़ते हैं, सॉलिड्स के केस में। लेकिन लिक्विड्स के केस में हम ये नहीं पढ़ते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, लिक्विड्स में क्या होता है हमारे पास, सॉलिड्स में होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इस सारे को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। चाहे हमारे पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो डिवाइड हम करते हैं दो सब केसेस में। तो एक होता है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स और एक होता है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स आपको पता ही है, स्टैटिक्स होता है कि अगर हमारे पास फ्लूइड रेस्ट में है तो उसको स्टडी करना हमारे पास वो हो जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड फ्लूइड डायनेमिक्स जो होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मोशन में जब फ्लूइड होता है उसको हम स्टडी करते हैं तो उसे हम फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स भी फर्दर दो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक होता है फ्लूइड काइनेमैटिक्स और एक होता है फ्लूइड काइनेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स क्या होता है,
काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि हम ये नहीं पढ़ते हैं कि कौन से फोर्स की वजह से हमारे पास मोशन हो रहा है, हम मोशन को पढ़ते हैं लेकिन जो कॉज ऑफ मोशन है, मतलब कि जो फोर्सेस जिनकी वजह से मोशन हो रही है, तो उनको नहीं पढ़ते हैं, उसे कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं या फिर कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी जो है ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। फ्लूइड काइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब यहां पर हम फोर्सेस के बारे में भी पढ़ते हैं कि कौन से फोर्स की वजह से मोशन हो रही है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे, तो उसे कहते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है डेफिनेशन के हिसाब से, अगर डेफिनेशन बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, ये सीधे हमें खुद ही पता होती है। तो पहले ही होता है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो डेंसिटी है या फिर मास डेंसिटी जिसे कहा जाता है। तो डेंसिटी आपको पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो ये चीजें आपको खुद से ही पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी अगर हम देखेंगे, डेंसिटी को रो से हम डिनोट करते हैं, तो वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अगर आपको यूनिट पूछा जाए, तो एसआई यूनिट अगर पूछा जाए, तो एसआई यूनिट में आप खुद से लिखते हैं, मास हम केजीज में लेते हैं, और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में लेते हैं। केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास जो है किस में आ जाएगा, एसआई यूनिट इसका आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस वैल्यू ऑफ डेंसिटी, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम देखेंगे सीजीएस यूनिट में, तो डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम डेंसिटी देखेंगे वाटर की इन एसआई यूनिट, तो वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है आगे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा आसानी कर देती है, इसीलिए ये वैल्यूज जो है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू जो होती है ये शायद 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो ये आप देख लेना। वैसे मुझे जहाँ तक याद है ये एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे यह वैल्यूज ली जाती है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, हम जनरल भी यही लेते हैं, ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन एग्जैक्ट ये वैल्यू जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, अब हमारे पास वेट डेंसिटी निकालना है। तो यहां पर हम मास डेंसिटी निकाल रहे थे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें कुछ जो है परेशान होने की बात नहीं है। अगर हम वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं, वेट डेंसिटी को हम स्मॉल w से दिखाते हैं, तो वेट डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट हम किस में लेते हैं, वेट हम किलो न्यूटन में लेते हैं, न्यूटन्स में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे वेट डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको याद है W इज इक्वल टू mg, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहां पर देखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ऐसे हम लिख सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है इंटू जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास वेट डेंसिटी जो होता है वो आ जाता है हमारे पास मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहीं पर ये जो है ये वेट डेंसिटी कहीं पर गामा से भी लिखा जाता है कुछ बुक्स पर, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। W जो है वेट डेंसिटी होता है, या फिर कहीं बुक्स पर इसको गामा से भी डिनोट करते हैं, गामा इज इक्वल टू रो जी। ये जो है ये आपने ज्यादा बुक्स पर देखा होगा। तो या तो वेट डेंसिटी को स्मॉल w से दिखाते हैं या फिर गामा से दिखाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किसी बुक पे अलग भी हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर आपको यह देखना है कि स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो वो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर अगर आपको किलो न्यूटन में देखना है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो ये वैल्यूज आपको, ये थोड़ी वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ पर आपको, आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा कि डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है, और यूनिट अगर देखेंगे तो केजी मीटर क्यूब होगा। और अगर आप वेट डेंसिटी दिखाएंगे तो वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट खुद से होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास वेट डेंसिटी जो है गामा इज इक्वल टू रो जी के इक्वल होता है। तो इस गामा की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/डेंसिटी। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/डेंसिटी। 1/डेंसिटी अगर आप लिखेंगे, डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास। तो यही होता है, आपको आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। तो यही होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। अगर हम इस वॉल्यूम को नीचे लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 1 मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा 1/डेंसिटी। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप यहां पर ही लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/डेंसिटी। फिर आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, वॉल्यूम का आ जाएगा मीटर क्यूब, और मास का आ जाएगा केजी। मीटर क्यूब अपॉन केजी जो है आ जाएगा हमारे पास, ऐसा यूनिट आ जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/डेंसिटी होता है, कॉमनली अप्लाइड फॉर गैसेस। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ज़्यादातर गैसेस के केस में हम यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। आगे हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी। एस से इसको डिनोट किया जाता है, सॉरी, एस से डिनोट किया जाता है। वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल आ जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखना है, यहां पर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो वाटर को लेते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये अगर एक कंटेनर है, ये अगर एक कंटेनर है तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में फुल लेके चलेंगे वेट, जिस फ्लूइड का हमें वेट डेंसिटी चाहिए। तो वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अगर वेट वेट ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी होती है, तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम वेट डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्योंकि हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ किसी भी लिक्विड के लिए निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बोल रहा है, तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी की 0.9 दी है, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक फ्लूइड है हमारे पास जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो आप ये बताइए कि वेट डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड क्या होगी। तो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होती है एस टाइम्स वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इस फार्मूले से हमने वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की निकालनी है, वो आ जाएगा एस टाइम्स वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो एस टाइम्स वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एस हमारे पास 0.9 दिया है और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 1000 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0.9 इंटू 1000 आ जाएगा हमारे पास 900 kg पर मीटर क्यूब जो है इस फ्लूइड की जो है वेट डेंसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है
मरकरी की दी पता है, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। 13.6 ये वैल्यू आप याद रखना। 13.6 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी? मरकरी की। तो आपको अगर निकालना है कि वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा, वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी होगा 13.6 इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वो क्या होता है 1000, तो ये आ जाएगा 13,600। 1 2 3, हाँ ये आ जाएगी वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी ऑफ किसकी? वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी की। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, यूनिट कुछ नहीं होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूनिट आपको याद नहीं रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मरकरी की आपको याद रखनी है 13.6 आपको याद रखना है, तो जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। Viscosity is defined as the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over the other layer at different velocities. तो इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अगर हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, ये अगर हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस में आपको पता ही होगा कि जो फ्लूइड जो है सॉलिड सरफेस के साथ लगी होती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। जितना हम ऊपर जाएंगे, मतलब कि अगर यहां तक हमारे पास एक फ्लूइड इसमें मूव कर रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी जो है, जितना हम सॉलिड सरफेस से दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि यहां पर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और यहां पर जो है जीरो वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी जब जितना हम दूर जाएंगे सॉलिड सरफेस से, उतना वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये पैराबोलिकली इंक्रीज हो जाती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है हमारे पास यहां पर जो सरफेस पे जो लेयर है सॉलिड सरफेस के साथ, वो रेस्ट पे है। तो जितना ऊपर जाएंगे तो ये मूव करना चाहेगी, लेकिन इसको जो है ये रेजिस्ट करेगी, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इनर्शियल फोर्स की वजह से ये इसको वापस खींचना चाहेगी। तो इसकी वजह से जो है इसकी स्पीड भी कम होगी। ऐसे ही जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल को जो है रेजिस्टेंस देगी, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है विस्कोसिटी डेवलप होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक लेयर जो है दूसरी लेयर को रेजिस्ट करती है, तो इसी वजह से जो है विस्कोसिटी डेवलप होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास टाउ जो होता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, जो मैंने आपको अभी बताया यहां पर। तो टाउ आ जाएगा हमारे पास म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई। ये जो म्यू होता है इसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी, ये यहां पर जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू लगा दिया, और हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम म्यू कहते हैं। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास दो टाइप्स की विस्कोसिटी होती है, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर आपको सीधा विस्कोसिटी दिया हुआ होता है, विस्कोसिटी दिया होता है, ये नहीं मेंशन किया होता है कि कौन सी विस्कोसिटी, डायनेमिक की काइनेमेटिक, तो जनरली ये कौन सी विस्कोसिटी की बात हो रही होती है? ये डायनेमिक विस्कोसिटी की बात हो रही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात नहीं हो रही होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अगर हम म्यू म्यू हमें निकालना है, म्यू किसके बराबर आ जाएगा? टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। मतलब कि कितना शेयर स्ट्रेस हमें यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के लिए जरूरी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज न्यूटन पर, ये यहां पर याद रखना कि डायनामिक विस्कोसिटी की बात हो रही है। ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद ही रखना है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है हमारे पास इसकी जो है ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको ये याद रखना है। ये आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि म्यू जो होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, डी यू अपॉन डी वाई। तो यहां पर आप ऐसे निकाल भी सकते हैं
क्योंकि हमारे पास शेयर स्ट्रेस जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, डिवाइड बाय हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। और हमारे पास y के लिए क्या है, y है डिस्टेंस हमारे पास, तो ये मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो मीटर मीटर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप खुद से निकाल भी सकते हैं क्योंकि यहां पर सारी वैल्यूज आपको पता ही है कि कौन किस में है। तो ये म्यू की जो वैल्यू है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको ये याद ही रखना है क्योंकि वहां पर फिर जब ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से जो है ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और हम अगर देखेंगे सीजीएस यूनिट्स में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो होता है 10 पॉइज के इक्वल। कभी हमारे पास पॉइज में वैल्यूज दी होती है तो हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में वैल्यूज को कन्वर्ट करना होता है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक पॉइज दिया हुआ है तो हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 1/10 टाइम्स न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है ये। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको वैल्यूज को कन्वर्ट करना है तो ये जो 10 का फ्रैक्शन है इसी से आपको जो है डिवाइड करना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, और हमारे पास जो है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 पॉइज के इक्वल होती है। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन जाता है, डायनामिक विस्कोसिटी के लिए जो है यूनिट्स जो है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हमारे पास वो शायद मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अगर ये है हमारे पास फार्मूला, तो आपको न्यूटन के लिए फोर्स न्यूटन में हम लेते हैं। तो m1 L1 T-2 हमारे पास फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला होते हैं। और सेकंड के लिए T1 हम लेंगे और यहां पर लेंगे मीटर स्क्वायर का लेंगे L⁻²। तो यहां पर हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 L1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा L-1 और T-2 + 1 आ जाएगा हमारे पास -1। तो यहां पर डायमेंशनल फार्मूला भी आप याद रख लेना, इसका है m1 L-1 T-1। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला आप डायनामिक विस्कोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 L-1 T-1। या तो आप याद ही रख सकते हैं या फिर ऐसे जैसे मैंने निकाला आपके सामने तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, या फिर आप याद ही रखिए। एक तो यूनिट्स याद रखने होते हैं और एक डायमेंशनल फार्मूला याद रखना होता है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ द विस्कोसिटी इज गिवन इन पॉइज, अगर हमारे पास पॉइज में विस्कोसिटी दी हुई है, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 10 टू गेट द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको पॉइज में वैल्यू दी है तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर हमारे पास वैल्यू पॉइज में दी है न्यूमेरिकल में तो आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप पॉइज वाली वैल्यू को जो है डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सेंटीपॉइज कभी कभार हमारे पास न्यूमेरिकल में सेंटीपॉइज में दी होती है। तो 1 सेंटीपॉइज जो होता है वो 1/100 ऑफ पॉइज होता है। तो अगर आपको सेंटीपॉइज में दिया है तो आपको पॉइज में निकालना है तो 1/100 करेंगे। तो फिर अगर हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो फिर से डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसलिए मैंने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं क्योंकि जब हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो वहां पर टाइम कम होता है, तो इसीलिए वहां पर परेशानी हो जाती है कि हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स जो है मैंने अच्छी तरह यहां पर लिखे हुए हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हमने पढ़ ली, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या होता है हमारे पास, हमने अभी तक
डायनामिक विस्कोसिटी हमने पढ़ ली। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? यह होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये आपको याद रखना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये आपको याद रखना है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर आपको लिखना है तो इसे हम न्यू से लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं, और विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी के इक्वल होता है, मतलब कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट जो होता है इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है, और सीजीएस यूनिट्स में अगर हम देखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे कि स्टोक्स में हम लिख सकते हैं, ये इसको स्टोक कहा जाता है। ये जो हमारे पास सीजीएस यूनिट होता है इसे हम स्टोक कहते हैं। तो वन स्टोक जो है वो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है, वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर आपको स्टोक्स में वैल्यू दी है तो आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसको 10⁻⁻⁴ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें 1 सेंटी स्टोक्स देखना है तो 1 सेंटी स्टोक्स जो होता है 1/100 ऑफ स्टोक के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होती है, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब जो मैंने अभी तक आपको बताया कि फ्लूइड में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वही ये बता रहा है कि शियर स्ट्रेस जो है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और म्यू हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है du अपॉन dy। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां पर आप देख सकते हैं द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये आ जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। तो अब आ जाते हैं हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने देख लिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब आ जाते हैं हमारे पास, यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अब आ जाते हैं फ्लूइड व्हिच ओबेज द न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड व्हिच डू नॉट आर कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जिनमें जो है न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, और जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। बहुत बार इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फ्लूइड्स व्हिच ओबे न्यूटन्स लॉ आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक जो है एग्जाम जो होता है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी एक तो लिक्विड्स में होता है, एक लिक्विड्स में होता है और एक गैसेस में होता है। दो केसेस होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में सेम वेरिएशन नहीं होती है, तो ये इसीलिए ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए पूछा भी जाता है। तो विस्कोसिटी इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस। लिक्विड्स के केस में जो है विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। मतलब कि फ्लूइड कोहेसिव फोर्सेस आपको पता होने चाहिए। अगर हम सेम पार्टिकल्स के बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं उसे हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। मगर मतलब कि अगर हमारे पास फ्लूइड है यहाँ पर, तो फ्लूइड में जो है पार्टिकल्स है, डिफरेंट पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं। तो फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उसी वजह से जो है फ्लूइड्स में क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। अब जब हम इसको जो है हीट करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं, तो ये कोहेसिव फोर्सेस जो है वो वीक हो जाते हैं, इसीलिए विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि आपको लास्ट में यही याद रखना है
एक तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, विस्कोसिटी जो है फ्लूइड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं और विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पर आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, वाटर के लिए जितना हम टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज करते हैं तो हमारी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं गैसेस के केस में उल्टा होता है। विस्कोसिटी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर। विस्कोसिटी किस वजह से होती है? मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर की वजह से होती है। मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं, गैसेस जब पार्टिकल्स होते हैं, ये डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये रैंडम मोशन दिखाते हैं। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये जो गैसेस के पार्टिकल्स है ये उतना ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन की वजह से जो है ये, अगर ये पार्टिकल आगे जाना चाहेगा तो ये ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगा, क्योंकि रैंडम मोशन ज़्यादा हो रही है। तो इसी वजह से जो है विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है कि गैसेस में जो है मॉलिक्यूलर मोमेंट ट्रांसफर की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी होती है, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उतनी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है अगर आप याद रखना चाहेंगे तो, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है 55 टाइम्स डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर के इक्वल होती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है वो 15.2 टाइम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस। और डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 सेंटीपोइज होती है एट 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। जो हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, तब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी की वेरिएशन नहीं होती है। लेकिन एयर के केस में अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, मतलब कि जितना प्रेशर हो जाएगा उतनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वरना तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।